आज का बजट सिर्फ 58 मिनट में कंक्लूड हो गया था, लेकिन इस 58 मिनट में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि कई सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव हैं और इससे आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि आपको कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। और इसके साथ इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस बजट से आम आदमी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले कैपेक्स की बात करते हैं। तो हमने बजट एक्सपेक्टेशन के ऊपर जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें हमने आपको बताया था कि ये लगभग 10% बढ़ सकता है। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल आसपास रहा है और गवर्नमेंट ने इसको 11% बढ़ाकर 11.1 लाख करोड़ कर दिया है। और आपको बता दूं कि ये इंडिया की हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा कैपेक्स है। लेकिन अगर ग्रोथ के हिसाब से देखें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो कैपेक्स बढ़ाया गया था वो लगभग 37% था। यानी इस बजट में जो कैपेक्स ग्रोथ की गई है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बहुत कम है। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि कैपेक्स की फुल फॉर्म होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें गवर्नमेंट ऐसे एसेट्स को बनाने पर खर्च करती है जो कि लॉन्ग टर्म में उसको रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। अब देखो कैपेक्स बढ़ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा। और इसमें भी कौन कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट मिलने वाला है इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने बताया है, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब टैक्सेस के बारे में बात करें तो किसी भी तरीके के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया है और ये भी एक्सपेक्टेड था। लेकिन गवर्नमेंट ने 1 करोड़ पुराने टैक्स से रिलेटेड जो डिस्प्यूटेड मैटर्स थे उनमें रिलीफ दिया है, जिसमें 1962 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2010 तक 25,000 रुपीज तक की वैल्यू के जो टैक्स केसेस थे ना, उनको गवर्नमेंट वापस लेगी। और इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2011 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2014 तक 10,000 अमाउंट तक की वैल्यू के जो केसेस हैं उनको भी गवर्नमेंट वापस लेगी। तो अगर आपका कोई ऐसा मैटर चल रहा था या आपके किसी रिलेटिव का कोई ऐसा मैटर चल रहा था तो उन्हें बता दीजिएगा कि इस बजट में उनके लिए खुशखबरी है। अब टैक्सेस की बात चली रही है तो गवर्नमेंट ने बताया है कि जो जीएसटी कलेक्शन है ना, वो इस फाइनेंशियल ईयर में डबल होकर 1.66 लाख करोड़ हो चुका है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स को धन्यवाद भी कहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के जो टैक्स बेनिफिट्स थे उनको भी 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। साथ ही सॉवरेन वेल्थ फंड्स एंड पेंशन फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी अगले 1 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें तो आपको याद होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक सूर्योदय योजना को लॉन्च किया था, जिसमें 1 करोड़ परिवारों के घर में सोलर पैनल्स लगाए जाने हैं। तो गवर्नमेंट ने बताया है कि इस स्कीम के थ्रू 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी मंथली, और इसके साथ ही उनकी जो सेविंग है वो 15 से 18,000 रुपए तक की होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कोई नंबर तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि वो ईवी मैन्युफैक्चरिंग और जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी सपोर्ट करेगी, जिससे ईवी इकोसिस्टम को और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो जो कंपनी सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या चार्जिंग स्टेशंस बनाती है, आप उन कंपनीज के स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अब आते हैं इस साल धूम मचाने वाले रेलवे सेक्टर की तरफ। तो इसमें गवर्नमेंट ने 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स की अनाउंसमेंट की है, जिससे ट्रैफिक कंजेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। इसमें एक कॉरिडोर यूज होगा मिनरल, एनर्जी और सीमेंट के लिए, दूसरा कॉरिडोर यूज होगा पोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, और तीसरा कॉरिडोर यूज होगा हाई ट्रैफिक डेंसिटी को कम करने के लिए। ये तीनों कॉरिडोर्स पीएम गति शक्ति योजना के अंडर बनाए जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट 40,000 नॉर्मल ट्रेन बोगीज को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगी, ताकि पैसेंजर्स के लिए सेफ्टी और कन्वीनियंस को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट मेट्रो रेल्स और जो नमो भारत के प्रोजेक्ट्स हैं इनको और सिटीज में भी एक्सपेंड करेगी। इवन मैं जिस सिटी में रहता हूँ देहरादून, वहां पर भी मेट्रो से रिलेटेड काम शुरू होने जा रहा है। तो आप रेलवे कंस्ट्रक्शन और फाइनेंसिंग वाले स्टॉक्स को भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। वैसे अभी तक आपने जितना बजट को समझा है, इस बजट को समझने के बाद आपको क्या लगता है कि इस बार के इलेक्शंस में कौन सी गवर्नमेंट जीतने वाली है, या हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब हम बात करते हैं कॉमन मैन से रिलेटेड एक स्कीम के बारे में। तो जो आयुष्मान भारत योजना है, इसको गवर्नमेंट ने सभी आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है, जिसमें उनको 5 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलेंगे। खैर आपको बता दूं कि आज के टाइम पर 5 लाख रुपए तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, वो सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई तो उसमें बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। तो ऐसे में आपके पास अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अदरवाइज एक बीमारी की वजह से लोग लोन तक में चले जाते हैं। तो अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पॉलिसी बाजार का अफिलिएट लिंक दिया है। क्लियर कर दूं कि पॉलिसी बाजार के साथ हमारा मटेरियल कनेक्शन है, लेकिन मैं जेन्युइनली मानता हूं कि आपको पॉलिसी बाजार से अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लिंक का यूज करने पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने नहीं होंगे। अब अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ने बैंक्स प्राइवेटाइजेशन और क्रिप्टो रेगुलेशन के ऊपर कोई बात नहीं की है। लेकिन अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो खैर जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दूं कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है उससे गवर्नमेंट कितना ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। यानी अगर गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आ रहे हैं और गवर्नमेंट 105 रुपए खर्च कर रही है, तो ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपए है ना, ये फिस्कल डेफिसिट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास लोन लेकर आएगा। तो इस साल गवर्नमेंट ने जो उनका एस्टिमेटेड टारगेट था 5.9% का, उसको ओवर अचीव किया है और अब फिस्कल डेफिसिट 5.8% है। वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 25 के टारगेट की बात करें तो गवर्नमेंट ने अपने एस्टिमेटेड टारगेट 5.3% को इंप्रूव करके 5.1% किया है। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो अभी भी गवर्नमेंट अपने पुराने गोल पर कायम है, जो कि फाइनेंशियल ईयर
2026 तक 4.5% है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिस्कल डेफिसिट कम होने से बैंकिंग सेक्टर को क्या फायदा है। तो देखो, अगर फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो गवर्नमेंट को बैंक से कम लोन लेना पड़ेगा, जिससे बैंक्स के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी रहेगी पब्लिक को लोन देने की। तो ऐसे में पब्लिक को ज्यादा लोन दिया जा सकता है और इससे भी बैंक्स को बेनिफिट हो सकता है। अब रिसर्च लेड फार्मा और टेक सेक्टर की बात करें तो इसमें अनाउंसमेंट करते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि टैक्स सेवी यूथ के लिए ये एक गोल्डन एरा है और इसमें उन्होंने 1 लाख करोड़ का लोन कॉर्पस अनाउंस किया है, जिसमें 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री या फिर बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन दिया जाएगा, ताकि इस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। इससे जो छोटी छोटी फर्म्स हैं उनकी फंडिंग को अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा और आप भी इनसे जुड़े जो स्टॉक्स हैं उन पर अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट ने नैनो डैप फर्टिलाइजर्स को अडॉप्ट करने पर जोर दिया है, क्योंकि नैनो डैप कन्वेंशनल डैप से लगभग आधे रेट पर अवेलेबल है, तो ये नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेगा। तो आप नैनो डैप से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उन पर भी नजर बनाए रख सकते हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने डेयरी सेक्टर के बारे में भी कहा है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, लेकिन मिल्क प्रोडक्टिविटी में इंडिया अभी काफी पीछे है। तो इसमें भी गवर्नमेंट ने डेयरी फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम लाने की बात कही है। अब टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए स्टेट्स को 50 साल तक के लिए 75,000 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। स्पेशली गवर्नमेंट लक्षद्वीप आइलैंड के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काम करेगी। तो होटल्स और ऑनलाइन बुकिंग जैसे टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं आप उन पर भी नजर बनाए रख सकते हैं। अब कोल सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ने कोकिंग कोल के इंपोर्ट को कम करने के लिए कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन में 2030 तक 100 मेट्रिक टन का टारगेट रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्टील इंडस्ट्री है ना वो कोकिंग कोल का यूज करती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसकी जगह पर अगर सिन गैस का यूज किया जाएगा जो कि कोल गैसिफिकेशन प्लांट से मिलती है तो वो काफी सस्ता पड़ेगा। इवन अभी जनवरी में गवर्नमेंट ने 8,500 करोड़ के कोल गैसिफिकेशन स्कीम को अप्रूवल दिया था। तो जो भी कंपनीज कोल गैसिफिकेशन के ऊपर काम कर रही हैं आप उन पर भी अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। तो देखो, अगर ओवरऑल बात करें तो ये जो बजट था ये काफी बैलेंस बजट था। गवर्नमेंट ने एक बैलेंस्ड अप्रोच लेते हुए कोई भी मेजर चेंजेस नहीं किए हैं। मार्केट भी बजट के बाद स्टेबल लग रहे हैं। तो वैसे तो ये एक इंटरिम बजट था और इस साल के इलेक्शन के बाद ही हमें फुल फ्लैज